वेलकम टू बेसिक शाला। ये है हमारी लिटरेरी टर्म 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की सीरीज़ का फोर्थ पार्ट। शुरू के 200 क्वेश्चंस हमने थोड़े से इजी रखे हैं एंड 201 से हम शुरू करेंगे डिफ़िकल्टी कॉम्पिटिटिव लेवल। तो जल्दी से कर लीजिए अपना क्विक रिविजन एंड उसके बाद हो जाइए तैयार डिफ़िकल्टी लेवल सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 151। मिल्टन्स लिसिडस 1637 इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड नेम। मिल्टन ने जो लिसिडस लिखी थी जो कि 1637 में लिखी गई थी, मिल्टन ने उसको अपने किस फ्रेंड की डेथ पर लिखा था? एडवर्ड किंग, आर्थर हेलम, शेक्सपियर या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड किंग। मिल्टन ने लिसिडस को एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था जो उसके फ्रेंड थे। क्वेश्चन नंबर 152। शेलीज एडोनाइस 1821 इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। शैली ने एक पोयम लिखी थी यानी कि एक एलिजी लिखी थी जिसका नाम था एडोनाइस, जो 1821 में लिखी गई थी। वो शैली ने किसकी डेथ पर लिखी थी? शैली हिमसेल्फ, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या फिर कीट्स। उसे शैली ने अपनी ही डेथ पर लिखा था, वर्ड्सवर्थ की डेथ पर लिखा था, मिल्टन की या फिर कीट्स की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीट्स। पीबी शैली ने इसको जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 153। अर्नोल्ड्स थायरिसिस 1861 इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। अर्नोल्ड ने एक एलेजी लिखी थी, उसका नाम था थायरिसिस। वो किसकी डेथ पर लिखी थी? एडवर्ड किंग, आर्थर ह्यू क्लॉ, आर्थर हेलम या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थर ह्यू क्लॉ। क्वेश्चन नंबर 154। स्पेंसर्स एस्ट्रोफिल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। स्पेंसर्स ने एस्ट्रोफिल किसकी डेथ पर लिखी थी? फिलिप सिडनी, आर्थर हेलम, एडवर्ड यंग या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलिप सिडनी। क्वेश्चन नंबर 155। रग्बी चैपल इज एन एलेजी फ्रॉम द पेन ऑफ। रग्बी चैपल को किसने लिखा है? शैली, मिल्टन, ग्रे या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 156। सेकेंडरी एपिक इज नोन एज। सेकेंडरी एपिक किसे कहा जाता है या फिर सेकेंडरी एपिक को और किस नाम से जाना जाता है? लेजेंडरी एपिक, नॉवेल, बैलेड या फिर फिल्मी एपिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजेंडरी एपिक। लेजेंडरी एपिक को सेकेंडरी एपिक भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 157। द महाभारता एंड द रामायणा आर द। जो महाभारत एंड रामायण है वो क्या है? नॉवेल्स, स्टोरीज, बैलेड्स या फिर एपिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एपिक्स। महाभारता एंड रामायणा इंडिया के मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक हैं यानी कि ग्रैंड एपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 158। पैराडाइज रिगेन 1671 इज ऑल्सो एन एपिक पोएम इन। पैराडाइज रिगेन जो है जो 1671 में लिखी गई थी वो भी एक एपिक पोएम है। पैराडाइज रिगेन कितने पार्ट्स में लिखी गई है या फिर पैराडाइज लॉस्ट के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या फिर 12 पार्ट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 पार्ट्स। पैराडाइज रिगेन के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 159। हु रोट हाइपेरियन
आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सबसे पहले इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की केयरफुल स्टडी की, उसके बाद इन्होंने हाइपेरियन लिखा। ये कौन थे? कीट्स, शैली, मिल्टन या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीट्स। क्वेश्चन नंबर 160, सोहराब एंड रुस्तम इज फ्रॉम द पेन ऑफ। सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखे हैं? टेनिसन, ब्राउनिंग, फिरदौसी या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 161, टेनिसन टुक 40 years टू राइट। इनमें से किस वर्क को लिखने के लिए टेनिसन ने 40 साल लिए थे? आइडियल्स ऑफ द किंग, इन मेमोरियम, द प्रिंसेस, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइडियल्स ऑफ द किंग। क्वेश्चन नंबर 152, this is question number 162. No pleasant images of trees or sea or sky, no colors of green fields, but huge and mighty forms that do not live like living man. These lines are from. ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? वर्ड्सवर्थ द प्रेलूड बुक 1, वर्ड्सवर्थ द प्रेलूड बुक 2, वर्ड्सवर्थ द प्रेलूड बुक 3 या फिर वर्ड्सवर्थ द प्रेलूड बुक 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ द प्रेलूड बुक 1। ये लाइंस वर्ड्सवर्थ के फेमस वर्क द प्रेलूड की बुक 1 से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 163, विच इज़ द एंग्लो सेक्सन एपिक। इनमें से कौन सा एंग्लो सेक्सन एपिक है? बियोवुल्फ, पैराडाइज लॉस्ट, किंग आर्थर या फिर फेरी क्वीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बियोवुल्फ। बियोवुल्फ एक बहुत ही फेमस एंग्लो सेक्सन एपिक है। क्वेश्चन नंबर 164, द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस often farcical, usually sandwiched between the act of a long play। ये टर्म किसी शॉर्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है जो यूजुअली फार्सिकल होती है एंड एक लॉन्ग प्ले में किसी एक्ट के बीच में एक सैंडविच का काम करती है। ये क्या कहलाती है? कॉमिक रिलीफ, पोएटिक जस्टिस, वन एक्ट प्ले या फिर इंटरल्यूड। कॉमिक रिलीफ एक कॉमेडिक टर्म है जो कि ट्रेजेडी में यूज़ किया जाता है। पोएटिक जस्टिस ऑल्सो कॉल्ड पोएटिक आयरनी, इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विद विच अल्टीमेटली वर्च्यू इज़ रिवार्डेड एंड मिसडीड आर पनिश्ड। यानी कि जो जैसा करता है वो वैसा ही उसको फल मिलता है। ये पोएटिक जस्टिस के अंतर्गत आता है। एंड वन एक्ट प्ले एक ऐसा प्ले होता है जिसमें एक ही एक्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंटरल्यूड। इंटरल्यूड इज अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स और एक्टिविटीज़, यानी कि दो घटनाओं या कार्यक्रमों के बीच समय अंतराल, मध्यांतर या मध्यावकाश को इंटरल्यूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड साउदी आर। वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड साउदी किस टाइप के पोएट्स थे? द लेक पोएट्स, नेचर पोएट्स, क्लासिकल पोएट्स, न्यो क्लासिकल पोएट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द लेक पोएट्स। इन तीनों को ही लेक पोएट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 166, द रिडिकुलस मिसयूज ऑफ अ वर्ड इज। किसी वर्ड का रिडिकुलस मिसयूज क्या कहलाता है? मिस रेप्रेजेंट, मिस स्पेल्ट, मेल वर्ड या फिर मेल प्रोपिज्म। मिस रेप्रेजेंट जो किसी को मिस रेप्रेजेंट करता हो उसे कहते हैं। मिस स्पेल्ट
जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग होती है, एंड मेल वर्ड बेसिकली कुछ होता नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, malpropism. It means an amusing mistake somebody makes when they use a word that sounds similar to the word they meant to use but has a completely different meaning. यानी कि शब्द प्रयोग में हास्यास्पद गलती या हास्यात्मक शब्द प्रयोग. मैलप्रॉपिज्म को मैलप्रॉप, एसिरालोगिया या डॉगबैरिज्म भी कहा जाता है. ये शब्द रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन के 1775 के प्ले द राइवल्स में मिसेस मैलप्रॉप नामक पात्र से आया है. प्ले में मिसेस मैलप्रॉप हमेशा गलत बोलती हैं और वह ऐसा हास्य प्रभाव के लिए करती हैं. और इसका जो पर्यायवाची शब्द है डॉगबैरिज्म, वह 1598 के शेक्सपियर के प्ले मच एडो अबाउट नथिंग से आया है, जिसमें पात्र डॉगबेरी हास्य प्रभाव के लिए कई मैलप्रॉपिज्म का उच्चारण करता है. क्वेश्चन नंबर 167. द टर्म मैलप्रॉपिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम मिसेस मैलप्रॉप इन. इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं. शेरिडन्स द राइवल, शेरिडन्स द स्कूल फॉर स्कैंडल, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव या फिर नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 168. हु यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी. नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसने यूज़ किया? शेक्सपियर, रायमर, जेम्स या फिर कीट्स. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीट्स. क्वेश्चन नंबर 169. द टर्म नॉवेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम नोवेला विच इज. नॉवेल टर्म नोवेला से लिया गया है. ये जो नोवेला है ये कैसा टर्म है? एन इटालियन वर्ड, एन अमेरिकन वर्ड, a स्पेनिश वर्ड, एन इंडियन वर्ड. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन इटालियन वर्ड. क्वेश्चन नंबर 170. हु रोट द वाइकर ऑफ वेकफील्ड. वेकफील्ड. द वाइकर ऑफ वेकफील्ड बहुत ही फेमस वर्क है. ये किसने लिखा है? मेरेडिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ, लैम या फिर नन ऑफ दी अबव. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओलिवर गोल्डस्मिथ. क्वेश्चन नंबर 171. विच नॉवेल इज ऑफ हेनरी फील्डिंग. इनमें से कौन सी नॉवेल हेनरी फील्डिंग ने लिखी है? टॉम जोन्स, वैनिटी फेयर, रॉडरिक रैंडम या फिर प्रोफेसर. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉम जोन्स. क्वेश्चन नंबर 172. इवानहोए, गाय मैनरिंग, नील वर्थ एंड द ब्रिज ऑफ लैमरमोर आर द नॉवेल्स ऑफ. ये सारी की सारी जो नॉवेल्स हैं ये किसने लिखी हैं? लैम, ब्रोंटे सिस्टर्स, जॉर्ज साइमन या फिर सर वॉल्टर स्कॉट. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर वॉल्टर स्कॉट. ये सारी नॉवेल्स सर वॉल्टर स्कॉट्स ने लिखी हैं. क्वेश्चन नंबर 173. प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड द परसुएशन आर फ्रॉम द पेन ऑफ. ये सारी जो नॉवेल्स हैं ये किसने लिखी हैं? जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, हार्डी या फिर ब्रोंटे सिस्टर्स. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेन ऑस्टिन. क्वेश्चन नंबर 174. पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ड टाइम्स एंड ओलिवर ट्विस्ट आर फेमस नॉवेल्स ऑफ. ये सारी जो नॉवेल्स हैं ये किसकी फेमस नॉवेल्स हैं? जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टिन, हार्डी या फिर चार्ल्स डिकेंस.
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 175, विच इज़ द नॉवल ऑफ W.M. ठैकरे। W.M. ठैकरे ने इनमें से कौन सी नॉवल लिखी है? वैनिटी फेयर, प्राइड एंड प्रेजुडिस, अंडर द एम ट्री और प्रोफेसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैनिटी फेयर। क्वेश्चन नंबर 176, द इगोइस्ट इज ऑफ। इगोइस्ट किसने लिखा है? एंथनी ट्रोलोप, जॉर्ज मेरेडिथ, गोल्ड स्मिथ या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज मेरेडिथ। क्वेश्चन नंबर 177, जेन आयरे एंड द प्रोफेसर आर फ्रॉम द पेन ऑफ। जेन आयरे एंड द प्रोफेसर किसने लिखे हैं? जॉर्ज इलियट, शार्लोट ब्रॉन्टे, जेन ऑस्टिन या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शार्लोट ब्रॉन्टे। क्वेश्चन नंबर 178, द नॉवल ऑफ एमिली ब्रॉन्टे इज। इनमें से कौन सी नॉवल एमिली ब्रॉन्टे की है? वॉदरिंग हाइट्स, वैनिटी फेयर, एमा या फिर मैन्सफील्ड पार्क। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉदरिंग हाइट्स। क्वेश्चन नंबर 179, एडम बेड, द मिल ऑन द फ्लॉस एंड मिडिल मार्च आर फेमस नॉवेल्स ऑफ। ये तीनों नॉवेल्स किसकी फेमस नॉवेल्स हैं? जेन ऑस्टिन, एमिली ब्रॉन्टे, जॉर्ज एलियट या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज एलियट। क्वेश्चन नंबर 180, ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड आर फेमस नॉवेल्स ऑफ। ट्रेजर आइलैंड और किडनैप्ड किसकी फेमस नॉवेल्स हैं? R.L. स्टीवेंसन, मेरेडिथ, डिकेंस या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, R.L. स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर 181, डेस्परेट रेमेडीज, द मेयर ऑफ कास्टोब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ऑफ द अर्बलिव्स, जूड द ऑब्सक्यूरर, a pair of blue eyes, under the greenwood trees and the far from the madding crowd are the famous novels of Victorian novelist. Identify him. ये सारी नॉवेल्स एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट ने लिखी हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। मेरेडिथ, डिकेंस, थॉमस हार्डी या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हार्डी। Question number 182, the time machine, Keeps and Tono Bungay are from the pen of। टाइम मशीन, कीप्स और टोनो बंगे किसने लिखे हैं? H.G. वेल्स, डिकेंस, एमिली ब्रॉन्टे या फिर मेरेडिथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H.G. वेल्स। क्वेश्चन नंबर 183, Heart of Darkness and Niger of the Narcissus are the novels of। ये दोनों नॉवेल्स किसने लिखी हैं? ग्राहम ग्रीन, जोसेफ कॉनरैड, H.G. वेल्स या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ कॉनरैड। क्वेश्चन नंबर 186, वर्जीनिया वुल्फ रोट। वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें से कौन सा वर्क लिखा है? मिसेस डॉलोवे, प्रोफेसर, वैनिटी फेयर या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिसेस डॉलोवे। क्वेश्चन नंबर 187, लेडी चैटरलेज लवर, द रेनबो, सन्स एंड लवर्स, कंगारू एंड वीमेन इन लव आर द नॉवेल्स ऑफ। ये सब नॉवेल्स किसने लिखी हैं? डिकेंस, जेन ऑस्टिन, ट्रोलॉप या फिर D.H. लॉरेंस।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, D.H. लॉरेंस। ये सारी नॉवेल्स D.H. लॉरेंस ने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 188, दिस टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज कॉइन्ड बाय। टर्म प्रॉब्लम प्ले किसने कॉइन किया था? सिडनी ग्रंडे, शॉ, गॉल्सवर्दी या फिर सिडनी वेब? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिडनी ग्रंडे। ये टर्म सिडनी ग्रंडे ने कॉइन किया था। द प्रॉब्लम प्ले इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग 19th century as a part of realism in the arts। प्रॉब्लम प्ले टर्म 19th सेंचुरी में रियलिज्म मूवमेंट के दौरान विशेष रूप से हेनरिक इस्बन के नवाचारों के बाद उभरा था और इस वर्ड को कॉइन किया था सिडनी ग्रंडी ने। क्वेश्चन नंबर 189, अ प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स विल एंड हिज एनवायरमेंट। हु सेड? एक प्रॉब्लम प्ले मैन की विल एंड उसके एनवायरनमेंट के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की प्रेजेंटेशन है। ये किसने कहा है? शॉ, सिडनी वेब, गॉल्सवर्दी या फिर नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉ। ये कहा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। क्वेश्चन नंबर 190, A tendency to set literary work in a particular region is known as। किसी लिटरेरी वर्क को किसी पर्टिकुलर रीजन में सेट करने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? रीजनलिज्म, नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीजनलिज्म। Question number 191, the Wessex of Hardy is an instance of। Wessex of Hardy किस चीज का इंस्टेंस है? यूनिवर्सलिज्म, रीजनेबलनेस, नेशनलिज्म, रीजनलिज्म? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीजनलिज्म। Question number 192, who defined romanticism as the Renaissance of wonder? रोमांटिसिज्म को रेनाइसांस ऑफ वंडर किसने कहा है? पीटर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या फिर थियोडरे वॉट्स डंटन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थियोडरे वॉट्स डंटन। क्वेश्चन नंबर 193, who defined romanticism as addition of strangeness to beauty? रोमांटिसिज्म को स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी का एडिशन किसने कहा है? पीटर, डंटन, कीट्स या फिर वर्ड्सवर्थ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटर। क्वेश्चन नंबर 194, it is a theatrical device through which an actor expresses his thoughts to the audience alone। It is। ये एक थिएट्रिकल डिवाइस है जिसके थ्रू एक एक्टर ऑडियंस को अकेला अपनी थॉट्स शेयर या एक्सप्रेस करता है। सोलिलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, असाइड या फिर नन ऑफ द अबव? Dramatic monologue is a type of poetry written in the form of a speech of an individual character। ड्रामेटिक मोनोलॉग में व्यक्ति जिससे अपनी बात कहता है वह शांत रहकर उस पर्सन की बात को सुनता है जो मोनोलॉग बोल रहा होता है। Aside is words spoken by an actor to the audience which the other characters on the stage are not intended to hear। यानी कि नाटक में कलाकार द्वारा दर्शकों को बोले गए शब्द जिन्हें रंगमंच पर अन्य कलाकारों को नहीं सुनना होता, यानी कि स्वैगर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोलिलॉग। Soliloquy is a speech in a play in which a character who is alone on the stage speaks his or her thoughts aloud। यानी कि नाटक में मंच पर उपस्थित पात्र का अपने आप से ऊंचे स्वर में बात करना
सॉलिलॉग कहलाता है। सॉलिलॉग एक टाइप का मोनोलॉग ही होता है। ये शब्द लैटिन के सोलो एंड लोकोअर से बना है, जिसका मीनिंग होता है स्वयं के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 195. What is the term that is applied to many of the work of a group of dramatists who were active in the 1950s? The popular dramatists of this group were Adamov, Beckett, Janet, Ionesco and Pinter. वह टर्म कौन सा है जो उन ड्रामाटिस्ट के ग्रुप के बहुत से वर्क के लिए यूज किया गया है जो 1950s में एक्टिव थे? इस ग्रुप के पॉपुलर ड्रामाटिस्ट एडमोव, बेकेट, जैनेट, आयंसिको एंड पिंटर थे। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, नॉनसेंस थिएटर, वर्स लिब्रे या फिर थिएटर ऑफ लॉजिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, एंड इनको बीट राइटर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 196. हु कॉइन्ड द फ्रेज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म किसने कॉइन किया था? मार्टिन एसलिन, ऑब्सॉन, गोल्सवर्दी या फिर शॉ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन एसलिन। मार्टिन एसलिन ने इसे 1960 में अपने ऐसे द थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 197. वर्स लिब्रे इज कोलोफोन, क्लोज्ड फॉर्म, राइम फॉर्म या फिर ओपन फॉर्म? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओपन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 198. द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सॉनेट्स ऑफ। डार्क लेडी किसकी सॉनेट्स में दिखाई देती है? सरे, याट, शेक्सपियर या फिर स्पेंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। डार्क लेडी शेक्सपियर के सॉनेट्स में दिखाई देती है। द डार्क लेडी इज अ वुमन डिस्क्राइब्ड इन शेक्सपियर सोनेट फ्रॉम 127 to 152. Why she is called dark? Because the poem makes it clear that she has black wiry hair and dark dun colored skin. Dark lady शेक्सपियर के सोनेट में डिस्क्राइब एक लेडी है, उसे डार्क लेडी इसलिए कहते हैं बिकॉज सोनेट से क्लियर होता है कि उसके बाल काले और उसकी स्किन गहरी भूरी है। द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द डार्क लेडी इज एन अनसॉल्व्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बिकॉज ऑफ द इनसफिशियंसी ऑफ हिस्टोरिकल डिटेल्स। ये तो थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, लेकिन पिछली वीडियो के 5 क्वेश्चंस हमसे क्विट हो गए थे, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से वो 5 क्वेश्चंस जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 101. अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ 5 फीट इज। एक ऐसी लाइन जिसमें 5 फीट होते हैं उसे क्या कहते हैं? पेंटामीटर, मोनोमीटर, हेक्सामीटर या फिर नन ऑफ द अबव। मोनोमीटर में होता है 1 फुट एंड हेक्सामीटर में होते हैं 6 फीट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेंटामीटर। पेंटामीटर में होते हैं 5 फीट। क्वेश्चन नंबर 102. It is a rhetorical device which is used for anticipating and answering objections advance. Which is it? ये एक rhetoric डिवाइस है जो एंटिसिपेट करने के लिए यूज़ की जाती है एंड ये एडवांस में आंसर देती है। ये क्या है? प्रोलेप्सिस, पेनेलोप, ट्रोलोप या फिर एपिलेप्सी। पेनेलोप टेलीमैकस की माँ और ओडिसियस की वाइफ थी। ट्रोलोप का मीनिंग होता है अ फीमेल प्रोस्टिट्यूट एंड एपिलेप्सी इज अ काइंड ऑफ डिसीज जो कि जूलियस सीजर को भी थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोलेप्सिस। प्रोलेप्सिस एक ऐसी रेट्रिकल डिवाइस है जो ऑडियंस में
जो एडवांस में आंसर देती है, मीन्स ये लिटरेचर में डिवाइस फ्यूचर इंसिडेंट को पहले ही बता देती है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, उस स्टोरी के प्रेजेंट इवेंट्स को रोककर। क्वेश्चन नंबर 103, अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 4 feet इज नोन एज। वर्स की वह लाइन जिसमें 4 feet होते हैं को क्या कहते हैं? पेंटामीटर, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर या फिर नन ऑफ दी अबव। पेंटामीटर में होते हैं 5 feet एंड हेक्सामीटर में होते हैं 6 feet। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेट्रामीटर। टेट्रामीटर में होते हैं 4 feet। क्वेश्चन नंबर 104, अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 3 feet इज नोन एज। वर्स की वह लाइन जिसमें 3 feet होते हैं क्या कहलाती है? ट्राईमीटर, बायमीटर, ट्रिनिटी या फिर कॉपलेट। बायमीटर में होते हैं 2 feet एंड ट्रिनिटी का मीन्स होता है द 3 person ऑफ द क्रिश्चियन गॉड हेड, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। गॉड इज सेड टू बी ट्रिनिटी इन यूनिटी and couplet are 2 lines of poetry of equal length, one after another. So the correct option is option number A, trimeter. Trimeter में होते हैं 3 feet। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिक, न्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQ अबाउट लिटरेरी टर्म सीरीज का 4th पार्ट। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।